हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसके पहले एक और चैप्टर है जो कि एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एरियाज चैप्टर का नाम है, ठीक है बेसिकली। तो उस एरिया चैप्टर को एनसीईआरटी के सिलेबस से हटाया गया है, तो इसीलिए वो चैप्टर पढ़ने की अभी करंटली जरूरत नहीं है। अगर लॉकडाउन शुरुआत होती है तो हम लोग उस चैप्टर को भी डिस्कस कर सकते हैं, ऐसे ही जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। अदरवाइज अगर एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करनी है तो वो सब तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो है सर्कल्स, चैप्टर नंबर 10। अब ये चैप्टर नंबर 10 जैसे कि हमारा ट्राइंगल्स और जैसे कि क्वाड्रिलेटरल्स था, वैसे ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये पूरा एक ज्योमेट्री का एक पार्ट फॉर्म करता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि ट्राइंगल में 3 साइड्स, 3 एंगल्स, 3 वर्टाइसेस जो भी हैं। क्वाड्रिलेटर में 4 एंगल, 4 साइड, 4 वर्टाइसेस जो भी है। लेकिन सर्कल एक सर्कुलर फॉर्म में जैसे भी रहेगा, उसमें कोई वर्टाइसेस नहीं होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सर्कल के बारे में अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं। और इसका वेटेज की बात अगर की जाए तो वेटेज अच्छा खासा आता है। इसके एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द, अगर 4 मार्क का है तो 4 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, पेपर में। जैसे कि क्वाड्रेटर्स और ट्राइंगल्स का भी एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। देखो, ज्योमेट्री तुम्हारे 9th स्टैंडर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर करती है। जैसे कि अलजेब्रा भी पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्योमेट्री भी इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब दोनों हैंड बाय हैंड, साथ बाय साथ चलते रहते हैं, ठीक है। चलो फिर ये ज्योमेट्री का ये सेकेंड लास्ट पार्ट है। उसके बाद एक और पार्ट बचता है। इनफैक्ट ये जैसे कि हमारा एरिया चैप्टर हटा दिया गया है, वो भी एक ज्योमेट्री का ही पार्ट है और वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर तुम्हें फ्यूचर में मैथमेटिक्स कुछ परस्यू करना है तो उसके लिए वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए वो मैंने कहा कि लॉकडाउन के बाद अपन वो भी पढ़ेंगे कुछ, ठीक है। लॉकडाउन मतलब ओपन होने के बाद। तो सर्कल्स में इसके बाद एक और टॉपिक आएगा, वो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी अपन देखेंगे और अपना बेसिकली जो ज्योमेट्री का पार्ट है उससे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, जिसमें मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक 1 बाय 1 टॉपिक्स, और उसमें हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज अपन कवर करने वाले ये 2 पहले टॉपिक्स, वो है सर्कल्स एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इट। तो सर्कल्स हम लोग सबसे पहले जानेंगे, सर्कल क्या होता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं। जैसे कि बहुत सारे कुछ टर्म्स, जैसे कि कॉर्ड होता है, आर्क होता है, कुछ इंटीरियर एक्सटीरियर पार्ट, तो बहुत सारे अलग अलग टर्म्स रिलेटेड होते हैं एक सर्कल पे बेस्ड, ठीक है। तो वो सब टर्म्स हम लोग एक करके 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट, एंड उस पर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी देखने वाले हैं। तो ये 2 टॉपिक्स हम लोग आज कवर करने की कोशिश करेंगे पूरा, ठीक है। और ये पूरा 2 टॉपिक्स पूरा आगे का बेस फॉर्म करता है। इसलिए अगर पहले 2 टॉपिक्स में अगर कुछ भी डाउट रहता है तो तुरंत पूछो, क्योंकि आगे के फर्दर लेक्चर में जब मैं ये कवर करूंगा तो उसमें भी तुम्हें फिर डिफिकल्टी जाएगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, जो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली करेंगे, इसको परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें एक कॉर्ड अभी तक तुम्हें पता नहीं क्या है, तो वो सब एक्सप्लेन करने के बाद ही समझ में आएगा। फिर एक और टॉपिक है सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, लेकिन ये रिड्यूस सिलेबस में ये टॉपिक हटाया गया है। लेकिन एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको मुझे लगा नहीं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हटाने से कुछ मिलेगा कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि ये भी टॉपिक मैं कवर कर लूं, उसमें 1 या 2 थ्योरम है बस, ठीक है। तो उस थ्योरम को अपन कवर करते हुए चल लेंगे आगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ लेंदी नहीं हो जाएगा उससे कोई टॉपिक, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम में नहीं आने वाला है, एग्जाम में इसको छोड़ देना है, इसके थ्योरम और उस पर क्वेश्चन जो भी है उसको नहीं करना है। फिर उसके बाद है डिस्टेंस ऑफ इक्वल कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है इसके अंदर। देखो, पूरा थ्योरम बेस्ड टॉपिक है, कुछ कम से कम 7-8 थ्योरम्स तुम्हें अभी पढ़ने को मिलेंगे इस चैप्टर में। जैसे हमने क्वाड्रेटल में कुछ थ्योरम्स पढ़े थे और फिर उस पर क्वेश्चंस किए थे, वैसे इसमें भी है, कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे और उन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ टॉपिक्स डिवाइडेड है, अनलाइक क्वाड्रेटल्स में। क्वाड्रेटल्स में सीधा एक एट द स्ट्रेच प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में हमने टोटल 7-8 थ्योरम्स किए थे और उसी पे डायरेक्टली क्वेश्चंस किए थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे पहले टर्म्स होंगे कुछ इंपॉर्टेंट, उसको समझेंगे, और हर एक पे कुछ थ्योरम्स है, वो स्टेप बाय स्टेप उनकी लेवल बढ़ती जाएंगी, वैसे अपन पढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद आता है कॉन्ग्रुएंट ऑफ आर्क्स ऑफ अ सर्कल। तो तुम्हें अभी तक आर्क नहीं पता और कॉन्ग्रुएंट तो पता है, कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम, इक्वल, एग्जैक्टली, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी कुछ थ्योरम्स हैं जो कि रिड्यूस किए गए, सिलेबस में हटाए गए हैं। तो वो मैं जब थ्योरम्स एक्सप्लेन करूंगा वो भी बताऊंगा, और वो एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि ये सब थ्योरम्स नहीं आएंगे। एक ही थ्योरम है इसमें जिसमें रिड्यूस किया गया है, वो बताऊंगा जब मैं इस टॉपिक को कवर करूंगा। और सबसे फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की, वो है साइक्लिक क्वाड्रेटर। और मोस्ट
इसी में से क्वेश्चन आते हैं। एक ये टॉपिक है, इनफैक्ट सारे टॉपिक तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि अगर क्लास 10th का अगर मैथमेटिक्स देखोगे तो उसमें भी सर्कल्स और सर्कल्स के चैप्टर में ये सब चीजें इन्वॉल्व है रेगुलरली। तो अगर तुम्हें ये दिक्कत जाती है तो आगे क्लास 10th में भी डिफिकल्टी जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 9th स्टैंडर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए एनसीईआरटी, तो ये जो टॉपिक है सबसे लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए उसको मैंने स्टार मार्क किया, तुम लोग भी मार्क कर सकते हो। इसका मैं कुछ पार्ट सम करके लिख देता हूं, यहाँ पे सम रिड्यूस करके है, तो इसको समझ जाना कि वो जो भी इस करंट सिनेरियो में वो रिड्यूस करके दिया हुआ है। एक थ्योरम बस रिड्यूस करके दिया हुआ है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। चलो निकलो इस टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक जो कि है सर्कल एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, सर्कल एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इट। तो सर्कल सबसे पहले समझते हैं सर्कल है क्या। तो सर्कल एक पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है एक साथ, जो कि एक फिक्स्ड एक पॉइंट जो होगा, उन सारे जो पॉइंट्स है सब वो एक फिक्स पॉइंट से हमेशा फिक्स्ड डिस्टेंस पे हैं। जैसे कि अगर सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूं, ठीक है, ये जो इसका जो ये जो फिक्स पॉइंट है यहाँ पे, इससे इसका जो डिस्टेंस है, सिमिलरली एक और पॉइंट लेता हूं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ऐसे सारे पॉइंट्स जो कि इस फिक्स पॉइंट, मान लो ये ओ पॉइंट है, इससे अगर फिक्स डिस्टेंस पे है हर बार, तो इसका मतलब ये एक सर्कल बनने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सारे जो पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स जो कि सर्कल पे लाई कर रहे हैं अभी, ये सारे जो पॉइंट्स रहेंगे वो इस फिक्स जो पॉइंट है, यहां पे मान लो कुछ ऐसा कुछ फिक्स पॉइंट है, तो वो जो फिक्स पॉइंट है उसका सबसे जो डिस्टेंस रहेगा वो फिक्स्ड, यानी हर बार इक्वल रहने वाला है। ये डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस ले लो, चाहिए तो ये भी डिस्टेंस लेके देख सकते हो। तो ये जो ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे सर्कल पे, तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स का इस फिक्स्ड पॉइंट ओ से जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा फिक्स्ड रहने वाला है। इसका मतलब ये जो लेंथ है, सब जो डॉटेड लाइंस बनाई है मैंने, सब डॉटेड लाइंस का लेंथ जो है वो इक्वल होता है। और वो जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है, जो कि स्मॉल आर से भी डिनोट करते हैं कई बार। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, सब रेडियस है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट ऑन द सर्कल जिसका फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हर बार इक्वल हो रहा है, तो वो जो डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग रेडियस। एंड वो जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये जो देखो फिक्स पॉइंट मैंने बनाया यहाँ पे, ये ओ, ये वाला जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं सेंटर, ठीक है। सेंटर को कई बार ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। तो सर्कल में हमेशा दो चीजें होती है, एक होता है सेंटर जो कि फिक्स पॉइंट है, जिससे मतलब सारे डिस्टेंस इक्वल रहेंगे, और जो फिक्स डिस्टेंस है हर बार की कितना दूरी पे है बाकी सब पॉइंट्स, तो वो रेडियस होता है। तो दो चीजें हैं, फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड डिस्टेंस। तो ये जो सर्कुलर जो फॉर्म कर रहा है इसको बोलते हैं सर्कल। ये है सेंटर और ये है रेडियस, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है, सर्कल में दो चीजें होती है हमेशा। फिर उसके बाद अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू 3 पार्ट्स। तो एक सर्कल को अगर देखोगे तो सर्कल हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक तो इंटीरियर पार्ट जो कि अंदर में है सर्कल के, एक तो है एक्सटीरियर पार्ट जो कि सर्कल के बाहर है, और एक जो पार्ट ऑन द सर्कल, तो जो भी पॉइंट्स ऑन द सर्कल लाई कर रहे हैं वो सब। तो सर्कल बेसिकली एक प्लेन में, मतलब प्लेन मतलब ये बोर्ड ले लो, इस बोर्ड को 3 पार्ट में हमेशा डिवाइड करेगा। एक सर्कल के अंदर का पार्ट, एक सर्कल के बाहर का पार्ट, और एक सर्कल पे एग्जैक्ट जो भी पॉइंट्स ला रहे हैं उन सब का पार्ट, ठीक है। एंड अगर ये इंटीरियर एरिया ऑन द सर्कल वाले पार्ट को अगर जोड़ के बोलते हैं तो उसको बोलते हैं सर्कुलर रीजन, ठीक है। जैसे कि अगर देखोगे तो ये जो पूरा पार्ट जो है इंक्लूडिंग द एज, ये जो पार्ट है ये, तो इसको बोलते हैं सर्कुलर रीजन, कि ऑन द सर्कल वाला भी और उसके अंदर वाला भी पार्ट मिला के ये पूरा एक सर्कुलर रीजन बनता है। एक्सटीरियर को मत लेना, एक्सटीरियर मतलब बाहर का है, सर्कुलर रीजन मतलब सर्कल पे एंड उसके अंदर का पार्ट। फिर फर्दर एक और नोट पॉइंट याद करने के लिए, सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर्स बट डिफरेंट रेडियस। मतलब अब देखो मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया, रेडियाई। रेडियस प्लूरल होता है और रेडियाई सिंगुलर होता है। मतलब सिंगुलर प्लूरल सबको पता ही होगा कि एक सिंगल को बोलना है तो एक रेडियाई, और प्लूरल को बोलना है तो रेडियस, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है।
तुम चाहे यहाँ पे रेडियस भी लिख सकते हो, इतना कुछ जो कोई टेंशन नहीं लेना इसका, ठीक है। तो ऐसे सर्कल्स जिनके सेंटर सबके सेम हो, यानी सपोज मान लो सबका सेंटर O है और अलग अलग रेडियस के हैं, जैसे कि ये पहला छोटे रेडियस का है, फिर दूसरा बड़े रेडियस का है, तो सब ये जो सर्कल्स है, जो कि सपोज एक और बनाता हूं ऐसे, ठीक है। तो ये जो मैंने 3 सर्कल्स बनाए हैं, ये तीनों सर्कल्स का फिक्स पॉइंट जो है, फिक्स सेंटर जो है वो O है, सबका कॉमन सेंटर है, सब तीनों सर्कल्स का सेंटर O है, लेकिन सबका रेडियस अलग अलग है। देखो इसका रेडियस छोटा है, इसका और बड़ा है, और इसका सबसे बड़ा है। तो ये तीनों जो सर्कल्स होते हैं उनको बोलते हैं, ऐसे टाइप ऑफ सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर सर्कल के अंदर सर्कल, तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्कल, जो भी टर्म्स है। सबसे पहला आता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, देखो डेफिनेशन देख सकते हो, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। लाइन सेगमेंट मतलब 2 पॉइंट्स के बीच में, तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ऑफ कोर्स 2 पॉइंट्स ही होंगे, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो देखो एक हमारे पास ऊपर एक सर्कल है ऐसा, ठीक है, ये सेंटर मान लो ऐसा कुछ O है। तो अगर तुम कोई भी 2 पॉइंट्स लेते हो ऑन द सर्कमफ्रेंस, अब सर्कमफ्रेंस का मैंने आगे डेफिनेशन लिखा है, पहले उसको देख लेते चलो। द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। सपोज इमेजिन करो तुम एक सर्कुलर पार्क में हो और तुमने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, तुम यहां से स्टार्ट कर रहे हो और पूरा सर्कुलर पार्क में पैदल 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 से घूम रहे हो और फिर फाइनली पूरा घूम के यहाँ पे आ गए। तो तुमने जो भी लेंथ कवर किया है वो लेंथ एक्चुअल में सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कहलाता है। कि ये जो सर्कल पे ऑन द सर्कल वाला जो पार्ट है, इसमें ऑन द सर्कल, इसमें जो पार्ट है, अगर तुम सर्कल पे पूरा ट्रैवल करते हो तो ये जो पूरा लेंथ जो रहता है ऑफ द सर्कुलर रीजन, लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल, उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस जो रहता है, ये पढ़ा होगा तुमने पहले भी, वो रहता है 2 पाई आर। आर यहाँ पे रेडियस है, पाई यहाँ पे वो जो इरेशनल नंबर मैंने कहा था 22/7 या फिर 3.14, ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू है, और सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। ये सबको पता होना चाहिए। एंड एरिया ऑफ द सर्कल भी पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, कि अगर सर्कल के अंदर का एरिया अगर निकालते हैं तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये सब अभी टेंशन मत लो, अगर तुम्हें नहीं पता है, और पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं। कॉर्ड, तो कॉर्ड क्या है, लाइन जॉइनिंग, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो देखो ये सर्कमफ्रेंस मतलब ये सर्कमफ्रेंस है, तो इस पे कोई भी 2 रैंडम पॉइंट्स लो, चलो ये लो और ये लो, तो अगर इसको मैं ज्वाइन करता हूं तो वो क्या बन जाएगा, कॉर्ड। सिमिलरली एक और चलो सर्कल लेते हैं, सपोज ये सेंटर है, इसको मैं ज्वाइन करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, ये पी क्यू बोल दो इसको, पी क्यू, इसको बोल दो ए बी, ठीक है। फर्दर एक और ले लो चाहिए तो सपोज ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लो, आर एस, ठीक है। और तो ये सब देख सकते हो, हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्कल पे 2 पॉइंट्स ले रहे हैं और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो लाइन सेगमेंट बनती है वो उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो कॉर्ड मतलब कोई भी 2 पॉइंट्स होंगे, सर्कमफ्रेंस और सर्कल लोगे और उन दोनों को ज्वाइन करोगे तो वो एक लाइन सेगमेंट जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, कॉर्ड। अब ये कॉर्ड हमेशा याद रखना सर्कल के अंदर ही रहेगा, सर्कल के बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। तो कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है, लाइन नहीं है। अब अगर तुम्हारा ऐसा कुछ दिया है, सोचो अगर ये चीज, तो ये कॉर्ड नहीं है, ठीक है। कॉर्ड बस ये वाला पार्ट रहेगा, जो अंदर वाला ये जो है, ये अंदर वाला जो पार्ट है वो कॉर्ड रहता है, वो पूरा लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर आगे डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, वो होता है सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये सबसे समझो। तो अब सोचो सर्कल को एक लेते चलो, सर्कल में ऐसे धीरे धीरे में, ये सेंटर है तो ऐसे कॉर्ड पास करते जाता हूं, देखो ये मैं धीरे धीरे सेंटर की तरफ लेके जाऊंगा तो कॉर्ड की लेंथ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब वापस और ऊपर जाऊंगा, सेंटर से दूर जाते जाऊंगा तो कॉर्ड की लेंथ घटती जाएगी। तो देखो सबसे जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो कॉर्ड कौन सा है, वो वाला कॉर्ड है जो कि सेंटर ओ से पास कर रहा है, इसीलिए उसको नाम दिया जाता है, वो है ऐसा कॉर्ड जो कि सेंटर से पास कर रहा है, उसे बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। डायमीटर को एक और डेफिनेशन है, अ कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, या फिर सीधा लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है वो डायमीटर रहता है। अब देखो जैसे कि रेडियस क्या होता है, तो रेडियस मतलब कोई भी सेंटर का कोई भी सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस, देखो सेंटर से कोई भी ये सर्कल तक का डिस्टेंस वो रेडियस है, तो ये भी रेडियस रहेगा ओ ए, एंड सिमिलरली ओ बी भी रेडियस रहेगा। इसलिए जो डायमीटर जो है वो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, 2 बार रेडियस को ऐड करने पे ट्वाइस ऑफ रेडियस बन जाता है। तो ये सब चीजें बाय डिफॉल्ट तुम्हें पता होनी चाहिए। फिर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आता है, वो है टर्म आर्क। आर्क क्या होता है,
आर्क बेसिकली एक पीस ऑफ एक पार्ट ऑफ सर्कल होता है, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में, और वो जो दो पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं। अब तुम लोग सोचोगे सर दो पॉइंट्स यहाँ पे भी लाई कर रहे थे सर्कल पे, तो कॉर्ड हो गया और ये आर्क हो गया, तो दोनों में डिफरेंस क्या है देखो ध्यान से। अगर मैं ये दो पॉइंट्स लेता हूं, ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स में अगर मैं पी क्यू इसको पूरा ज्वाइन कर देता हूं पी क्यू को, तो वो क्या बन जाएगा पी क्यू विल बी द कॉर्ड। लेकिन अगर मैं ये पूरा सर्कल का पार्ट देखता हूं ये वाला, ठीक है, इसको चलो यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं आर और यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं एस, तो ये जो पी आर क्यू है वो एक आर्क है, सिमिलरली पी एस क्यू भी एक आर्क है, ठीक है। सपोज ये एक हमारा सेंटर है, ठीक है, सेंटर को मैं पी से भी ज्वाइन कर रहा हूं ओ को, और ओ को क्यू से भी ज्वाइन कर रहा हूं, तो देखो ये जो पी आर क्यू ये जो बन रहा है पी आर क्यू, ये अपना जो कहलाएगा उसे बोलेंगे हम लोग माइनर आर्क, ठीक है, बताऊंगा अभी समझ में आएगा तुम लोग को। एंड जो पी एस क्यू जो है उसे बोलेंगे मेजर आर्क। और आर्क को डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे पी एस क्यू अगर लिखोगे तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि पी एस क्यू क्या ट्राइंगल है क्या, ट्राइंगल के यहाँ पे होना चाहिए, तो इसको डिनोट करने के लिए आर्क को एक ऊपर में ऐसे ये बनाते हैं, ठीक है, कर्व लाइन, ताकि ये रिप्रेजेंट करे कि ये पी आर क्यू आर्क रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पी एस क्यू आर्क रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो पूरा आर्क है यहाँ पे जो बनाया मैंने, ये पूरा मेजर आर्क है। मेजर क्यों, क्योंकि बड़ा वाला आर्क है, एंड ये पी आर क्यू जो है वो माइनर आर्क है, छोटा वाला आर्क है। तो ये माइनर आर्क पी आर क्यू एंड ये मेजर आर्क। तो आर्क हमेशा दो टाइप के होंगे डिपेंडिंग ऑन दो पॉइंट्स के। कई बार ये भी हो सकता है दोनों आर्क इक्वल है तो उसमें मेजर और माइनर नहीं बोल सकते, जैसे कि अगर ऐसा कुछ है हमारे पास, अगर वो पॉइंट डायमीटर पे लाई कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो देखो दोनों इक्वल लेंथ के आर्क हो जाएंगे, ये भी इक्वल लेंथ का है और ये भी इक्वल लेंथ का है, जैसे कि पी आर क्यू एंड पी एस क्यू दोनों इक्वल लेंथ के आर्क है, तो उसके लिए कोई मेजर कोई माइनर नहीं बोलेंगे, बस बोलेंगे टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल पी आर क्यू एंड पी एस क्यू, ठीक है। अदरवाइज अगर किसी का लेंथ छोटा है तो वो माइनर, किसी का लेंथ बड़ा है तो वो मेजर। आर्क और सेगमेंट, आर्क और कॉर्ड में ये डिफरेंस है, आर्क एक सर्कुलर पार्ट है वाइल कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशन मैंने लिखे हैं, और भी कुछ डेफिनेशन है उनको भी समझेंगे, पहले इतना नोट में अच्छे से लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, मैंने और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज लिखे हैं अच्छे से, ठीक है, तो उनको भी देखते चलते हैं। नेक्स्ट वाला है सेमी सर्कल, जो कि बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अगर हमारे पास सर्कल है, देखो अगर हमारे पास ये सर्कल है और डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो इसका अगर डायमीटर बनाया जाए जैसे कि ये, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, आपको इसको अज्यूम कर लेना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो ऐसा हमारे पास एक डायमीटर ऑफ अ सर्कल है जो सेंटर ओ से पास करेगा बाय डिफॉल्ट, ऑफ कोर्स ये ए बी पॉइंट है सोचो। तो सर्कल क्या करेगा, ये सर्कल जो डायमीटर क्या करेगा, इस सर्कल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा, मैंने कहा ही था। तो इसमें जैसे कि अगर दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा तो इसमें मेजर और माइनर आर्क करके कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इनटू टू इक्वल पार्ट्स दैट इज इनटू टू इक्वल आर्क्स, तो दो इक्वल आर्क्स में डिवाइड करेगा। तो ये जो दोनों आर्क हैं, ये आर्क ए, यहां पे तो नाम दे दो चलो, ये क्यू है और ये पी है, तो ए पी बी, ये जो आर्क है इसको बोलेंगे हम लोग सेमी सर्कल। सिमिलरली ए क्यू बी, ये जो आर्क है इसको भी बोलेंगे सेमी सर्कल। तो ये जो दोनों आर्क बन रहे हैं जो डायमीटर करता है डिवाइड एक सर्कल को दो इक्वल हिस्सों में, तो ये जो दोनों आर्क बन रहे हैं यानी ये वाला आर्क और या फिर ये वाला आर्क, तो इसको बोलते हैं सेमी सर्कल है ये, ठीक है, ये भी एक सेमी सर्कल है, ठीक है। तो सेमी सर्कल क्या है, बस एक आर्क है जो कि डायमीटर एक सर्कल को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा होगा तब बनेगा। फिर उसके बाद दो इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको आगे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेगमेंट एंड सेक्टर क्या होते हैं। तो देखो सेगमेंट एंड सेक्टर दोनों रीजन ही एक पर्टिकुलर रीजन डिनोट करते हैं। जब एक सर्कल को, सेगमेंट क्या है, जब एक सर्कल को एक कॉर्ड मान लो, ऐसा कुछ कॉर्ड है, ठीक है, तो एक कॉर्ड को ज्वाइन करोगे तो एक हमेशा कॉर्ड क्या करेगा, इस सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा। जैसे कि ये रीजन जो छोटा वाला सेगमेंट है, मतलब जो छोटा वाला एरिया है, उसको बोलेंगे हम लोग माइनर सेगमेंट, ठीक है, छोटा वाला जो पार्ट है वो माइनर सेगमेंट। एंड ये जो पार्ट है बड़ा वाला, इसको चाहिए तो लिख दो ऐसा कुछ, या फिर लिखने की जरूरत है सीधा लिख दो। ये जो बड़ा वाला पार्ट है वो हमारा है मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या है और सेक्टर क्या है, तो सेगमेंट मतलब क्या है, कॉर्ड
अगर एक सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ये कॉर्ड जो डिवाइड कर रहा है, तो ये कॉर्ड जो डिवाइड कर रहा है दो सर्कल को इक्वल हिस्सों में नहीं है नेसेसरीली, अलग अलग हिस्सों में है। तो जो बड़ा वाला जो हिस्सा जो एरिया बन रहा होगा, ये जो रीजन बन रहा होगा, ये जो बड़े वाले का, उसको बोलेंगे हम लोग मेजर सेगमेंट। एंड जो छोटा वाला जो एरिया रीजन बन रहा होगा उसको बोलेंगे हम लोग माइनर सेगमेंट। ठीक है। एंड इसको जो कॉर्ड है उसको भी नाम दिया जाता है, वो होता है बेस ऑफ द सेगमेंट। ठीक है, बेस ऑफ द सेगमेंट, वही अपना जो कॉर्ड है उसको बोलेंगे बेस ऑफ द सेगमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखो द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड, तो एक कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क्स, तो ये एक आर्क ये है और एक आर्क ये है, तो ये एंड इसके आर्क के बीच में जो रीजन बन रहा है उसको बोलते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कुलर रीजन या फिर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। बट सेक्टर जो है वो एक अलग चीज है। सेक्टर क्या है? सपोज एक इमेजिन करो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और एक सर्कल में सपोज एक दो पॉइंट्स हमारे पास, ऐसे दो पॉइंट्स है। अब मैं इन दोनों को कॉर्ड तो बना सकता हूँ ज्वाइन करके, लेकिन मैं कॉर्ड नहीं बना रहा हूं। इन दोनों को क्या कर रहा हूं, जो सेंटर है इस सर्कल का उससे ज्वाइन कर रहा हूं। मतलब ये पॉइंट ए मान लो और ये पॉइंट बी मान लो। तो देखो ये जो सेंटर को जब ज्वाइन किया मैंने, तो मैंने देखा कि यहाँ पे जैसे कि ये आर्क बन रहा है, ठीक है, ये आर्क, जैसे कि इसको बोल दो आर्क ए क्यू बोल दो, यहाँ पे एक पॉइंट मान लो क्यू है, तो आर्क ए क्यू बी, एंड इसको कोई पॉइंट मान लो पी। तो दो आर्क बन रहे हैं, आर्क ए पी बी एंड आर्क ए क्यू बी। तो ऐसे दो आर्क बन रहे हैं हमारे पास। तो देखो द रीजन, तो ये भी एक रीजन है बिटवीन एन आर्क, तो एक पर्टिकुलर आर्क को लो एंड द टू रेडाई ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। तो देखो कोई भी इनमें से कोई भी एक आर्क लो, चलो एपीबी को लेते हैं, तो एपीबी ये वाला जो आर्क है, ठीक है, अब इसका आर्क को एंड कौन सा, द टू रेडियस, तो ये जो रेडियस है जो कि इस आर्क, ये जो पूरा आर्क है इसके एंड पॉइंट्स, ये एंड पॉइंट्स इस आर्क के, तो इसके एंड पॉइंट से अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो ये दो रेडियस जो है, तो ये जो रीजन बन रहा है ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा रीजन बन रहा है ये, इसको बोलेंगे हम लोग मेजर सेक्टर। मेजर क्यों? क्योंकि बड़ा वाला है, मेजर सेक्टर। एंड ये जो छोटा वाला जो रीजन बन रहा है इसमें, जो छोटे वाले आर्क के लिए जो करस्पॉन्डिंग जब सेंटर से अगर मैं ज्वाइन करते हुए बनाऊंगा, ठीक है, ओ ए क्यू बी, तो ये जो बनेगा इसको बोलेंगे हम लोग माइनर सेक्टर। तो सेक्टर और सेगमेंट में दोनों में अंतर समझ लो, ठीक है। दोनों में आर्क तो वैसे सेम ही है, देखो ए क्यू बी, ए क्यू ए पी, ए पी बी, तो दोनों में आर्क तो सेम है, बस यहाँ पे कॉर्ड डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे रेडियस जो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं वो डिवाइड कर रहे हैं दो सर्कल को। तो इस तरीके से ये सेक्टर है और ये सेगमेंट है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों में सेगमेंट है। सेगमेंट सोचो, सेगमेंट से क्या सोचोगे, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट है, तो एक लाइन सेगमेंट दोनों को डिवाइड करे तो इसलिए सेगमेंट आ रहा है। और सेक्टर मतलब पार्ट है, ठीक है, सेक्टर्स ऑफ द सर्कल एक पार्ट है। तो एक सर्कल को अगर सपोज एक पिज्जा आता है, तो पिज्जा को हम लोग सेंटर से ही कट करते हैं ना, तो ऐसे, या फिर केक को ऐसे कट करके निकालते हैं, तो एक सेक्टर ऑफ अ केक निकाल के हम लोग किसी को खिलाते हैं। तो सेक्टर इस तरीके से याद रखो। वाइल सेगमेंट ये जो है लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रहा है, कॉर्ड भी एक लाइन सेगमेंट है इसीलिए। फिर नेक्स्ट सेमी सर्कुलर रीजन। तो सेमी सर्कुलर रीजन क्या होता है? अब तुम्हें बोलोगे सर सेमी सर्कुलर रीजन तो सेम ही हुआ ना। नहीं, सेमी सर्कुलर जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था वो एक आर्क है, लेकिन सेमी सर्कुलर रीजन क्या होता है, अगर हमारे पास ऐसे एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल को अगर मैं दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करूं यूजिंग द डायमीटर, ठीक है, डायमीटर से मैंने डायमीटर यूज करके मैंने एओबी जो डायमीटर है उससे मैंने दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया है। तो व्हेन टू आर्क्स आर सेमी सर्कल, तो देखो ये भी एक सेमी सर्कल है एंड ये भी एक सेमी सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल एंड ये भी एक सेमी सर्कल है। तो अब अगर इन दोनों आर्क्स को, ये देखो व्हेन टू आर्क्स आर सेमी सर्कल्स देन बोथ सेगमेंट्स एंड बोथ सेक्टर्स बिकम सेम। तो देखो यहाँ पे ये जो सेगमेंट, ये दोनों सेगमेंट हो गए, ठीक है, और सेक्टर भी देखोगे तो ये भी दोनों सेक्टर ही तो हो जाएंगे ना, सोचो। तो सेक्टर और सेगमेंट्स दोनों सेम हो जाएंगे। सेक्टर बोलो सेगमेंट बोलो तो सेमी सर्कल के लिए वो सब सेम ही चीज रहती है, ठीक है। अब ये जो रीजन जो बन रहा है ये पूरा, सेक्टर बोलो या फिर सेगमेंट बोलो, तो दोनों में सेम ही रीजन जो बन रहा है उन दोनों को बोलते हैं सेमी सर्कुलर रीजन। तो ये पर्टिकुलर रीजन जो क्या है, जब सर्कल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो दो सेमी सर्कुलर रीजन में डिवाइड हो जाता है। वाइल हम लोग सर्कल को ऐसे भी काट सकते हैं तो सेगमेंट बनेंगे,
और अगर ऐसे काटेंगे तो ये सेक्टर बनेगा। ठीक है, तो दोनों में ये तीनों चीजें जो है वो लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज है, इनको समझो अच्छे से। फिर नेक्स्ट आता है एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। तो चलो अब ये एक नया शब्द इंट्रोड्यूस होगा तुम्हारे जिंदगी में अभी, वो है सबटेंडेड। सब क्योंकि ये जो सबटेंडेड जो शब्द है वो यूजुअली सर्कल्स में ही यूज किया जाता है, और भी बहुत जगह यूज करते हैं, लेकिन पहली बार सर्कल्स में इंट्रोडक्शन हुआ था इसका। तो एक सर्कल मान लो ऐसा जिसका सेंटर हमारे पास है O, ठीक है, और एक ऐसे कुछ कॉर्ड मान लो, क्योंकि देखो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, तो ये कॉर्ड मान लो ऐसा कुछ। ठीक है, अब ये कॉर्ड है, अब ये कॉर्ड अगर किसी पॉइंट पे एंगल सबटेंड कर रहा है उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो सपोज मान लो वो पॉइंट जो है वो पॉइंट P यहां पे कहीं सर्कल पे है। ठीक है, तो अगर ये कॉर्ड सबटेंड कर रहा है उस पे एंगल, ठीक है, ऐसा कुछ मान लो, जरूरी नहीं है उसे पास करे, कहीं तो वो यहां पे भी हो सकता है अलग से। ठीक है, तो अगर ये जो कॉर्ड, ये कॉर्ड है AB, देखो यहां पे लिखते चलता हूं, कॉर्ड AB। ठीक है, ये जो कॉर्ड है AB, ये जाके अगर मैं P पॉइंट पे सबटेंड करा रहा हूं एंगल, इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है एंगल APB इज द एंगल सबटेंडेड by the chord AB, by the chord AB। तो ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है AB कॉर्ड, लेकिन कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट P। तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड AB एट पॉइंट P। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं डायग्राम, मैं कुछ चाहता हूं मैं थोड़ा सा वो बीच में ना आए, जैसे कि अगर ये P पॉइंट यहां पे है, चलो तो ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड AB एट पॉइंट P। सिमिलरली अगर Q पॉइंट सपोज यहां पे है, ठीक है, तो अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करता हूं, Q को A से भी और Q को B से भी, तो ये जो एंगल है एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड AB, वापस से AB सबटेंड कर रहा है, देखो AB सबटेंड कर रहा है एट पॉइंट Q। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सेंटर की बात करूंगा, एंगल AOB, ये जो एंगल है, तो एंगल AOB इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड AB एट द सेंटर O ऑफ द गिवन सर्कल। तो देखो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड का मतलब क्या है कि जो भी वो लाइन सेगमेंट है, जो भी इस केस में कॉर्ड है, तो वो कॉर्ड किसी भी पॉइंट पे कितना एंगल बना रही है। जैसे कि अगर ये सपोज वापस एक लास्ट चीज बताता हूं कि अगर ये लाइन सेगमेंट है और सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये लाइन सेगमेंट मान लो ये AB है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करता हूँ, इसको इससे ज्वाइन करता हूं, तो हमारा ये जो एंगल रहेगा वो रहेगा एंगल सबटेंडेड। ये जो एंगल रहेगा, जो भी एंगल की वैल्यू आएगी, ये रहेगा एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट AB एट पॉइंट P। यहाँ पे कॉर्ड की बात कर रहा है तो कॉर्ड की बात हो जाएगी। तो इसीलिए ये बाकी चीजों में भी अप्लाई कर सकते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट एट अ पॉइंट P। तो ये भी यहां पे भी लिख सकते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन सेगमेंट AB एट पॉइंट P। तो लाइन सेगमेंट AB एट पॉइंट P, तो ये जो एंगल रहेगा वो एंगल इस केस में, ठीक है, तो इसको मैं कोई पॉइंट अलग मान लेता हूं, R मान लेता हूं, क्योंकि R भी तो मैंने यूज नहीं किया है, तो ये बन जाएगा एंगल ARB। तो इस तरीके से एंगल ARB है वो बाकी चीजों में भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दोगे तो यहाँ पे मैंने ये जो दोनों पॉइंट्स है यूजुअली वो सर्कमफ्रेंस पे लिए हैं। ठीक है, क्यों लिए हैं, क्योंकि मैं आगे कुछ एक इंपॉर्टेंट थ्योरम यूजिंग दिस सबटेंडेड जो थिंग है उसको मैं यूज करके मैं कुछ एक थ्योरम प्रूव करने वाला हूं। ठीक है, तो पहले इतना समझ के अच्छे से नोटबुक में लिख लो, ये एंगल सबटेंडेड का मतलब समझो, नोटबुक में लिखो। ये अपना सेकंड टॉपिक है जो अपन आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, और इस पे कुछ थ्योरम्स भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं इसी के बेसिस पे। तो पहले ये पूरा अच्छे से नोटबुक में लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट स्लाइड जो है इस लेक्चर का, तो वो भी देख लेते हैं फटाफट। तो मैंने यहाँ पे कुछ दो थ्योरम्स कवर किए हैं। ठीक है, दो थ्योरम्स इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, दोनों के दोनों आगे भी यूज होते जाएंगे। इनको हम लोग पहले तो समझेंगे और फिर प्रूव करेंगे, एंड फिर उसके बाद मैं लास्ट के आज के दो एग्जांपल्स भी कवर कराऊंगा जिसमें ये सब थ्योरम्स का यूज होगा। तो देखो सबसे पहला थ्योरम,
बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर एक सर्कल हमारे पास है और इस सर्कल में अगर दो कॉर्ड्स बनाते हैं, लेकिन कॉर्ड्स क्या होने चाहिए, इक्वल। तो मान लो ये दोनों जो कॉर्ड्स है वो इक्वल लेंथ के हैं, ठीक है। ए बी और सी डी, ये जो दो कॉर्ड्स हैं वो दोनों इक्वल लेंथ के हैं। तो ये जो एंगल सबटेंड करेंगे एट द सेंटर, उनका एंगल भी क्या रहेगा, इक्वल। तो अगर ये सेंटर हमारे पास है O, तो ये अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं इसको इससे, एंड सिमिलरली इसको इससे ज्वाइन करता हूं, तो मुझे गिवन में क्या है, इस क्वेश्चन में मुझे गिवन में कॉर्ड्स इक्वल लेंथ के हैं। तो मुझे गिवन में है ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी ये और ये लेंथ इक्वल है, ठीक है। फर्दर मुझे प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो मुझे प्रूव करना है कि ये जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंडेड है, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सीओडी। तो ये मुझे प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल सा प्रूफ है। अगर तुम्हें याद होगा कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, तो उसी का यूज करेंगे। तो दो ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे तुम्हें, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल कौन सा सीओडी। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में नोटिस करो कुछ कुछ चीजें हैं। पहली कंडीशन, ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ये तो साइड दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल ही है। सेकेंड कंडीशन, तुम अब देखो यहां पे ध्यान से, ओ ए जो है वो रेडियस है आर, ओ बी वो भी रेडियस है आर, ओ सी भी रेडियस है और ओडी भी रेडियस है। इसका मतलब अगर तुम देखोगे तो ओ ए को बोल सकते हो ओसी के बराबर, इनफैक्ट सभी इक्वल है, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सब रेडियस है। तो मैं यहाँ पे बस एक ले रहा हूं कि इस ट्रायंगल में ये ओ ए जो साइड है वो ओसी के बराबर है, एंड जो बची जो साइड है कौन सी, ओबी जो साइड है वो ओडी के बराबर है, ठीक है। ये दोनों इक्वल टू रेडियस है। देयरफॉर अगर तीनों साइड्स इक्वल है किसी ट्रायंगल में, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखो यहाँ पे अच्छे से लेना, ए बी, तो ए बी एंड सी डी लास्ट में लिखो, और बीच में ओ लिख दो, तो ओ ए एंड ओ सी, ओ बी एंड ओ डी। तो इस तरीके से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। क्राइटेरिया रूल जो लिखना है लिखो। तो हमने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं। अब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग यहाँ पे सीपीसीटी लगा सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो एंगल ए ओ बी फर्स्ट सेकेंड थर्ड जैसे ऑर्डर में दिया है वैसे ही लो, इज इक्वल टू एंगल सीओडी बाय सीपीसीटी, ठीक है। तो देख सकते हो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट, और वही तो हमें प्रूव करना था। तो इसीलिए अगर हमारे पास इक्वल कॉर्ड्स रहते हैं तो इक्वल कॉर्ड सेंटर पे हमेशा इक्वल एंगल से सबटेंड करेंगे। अगर दो कॉर्ड्स जिनका लेंथ इक्वल है किसी एक पर्टिकुलर सर्कल में, तो उनके जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, वो दोनों एंगल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल। अब नेक्स्ट थ्योरम इसी का एग्जैक्टली कॉन्वर्स है, तो समझना इस थ्योरम में क्या है। इस थ्योरम में क्या दिया है, कॉन्वर्स मतलब एग्जैक्टली उल्टा है। यहाँ पे इक्वल कॉर्ड्स दिए थे, इक्वल एंगल्स प्रूव करना था। अब यहाँ पे क्या है, इक्वल एंगल्स दिए रहेंगे और तुम्हें प्रूव करना है कि इक्वल कॉर्ड्स है। तो चलो लेते हैं दो कॉर्ड्स, मान लो वापिस से ए बी एंड सी डी। हमें पता नहीं इसका लेंथ इक्वल है या नहीं है, बट हमें ये पता है कि ये जो दोनों सबटेंड कर रहे हैं एंगल एट द सेंटर, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स, ये ए बी जो कॉर्ड है और ये जो सी डी कॉर्ड है, तो इनका एंगल इस बार दिया है इक्वल है। यहाँ पे मैं डायग्राम में नहीं बनाता हूं, यहाँ पे डायग्राम में ये बनाऊंगा अब, ठीक है। तो ये जो कॉर्ड दिया है, एंगल जो दिया है दोनों का, वो गिवन है इक्वल। तो गिवन एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सीओडी, ये गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, देन इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, मतलब हमें प्रूव करना है कॉर्ड की जो लेंथ है, यानी ए बी और सी डी का जो लेंथ है वो क्या रहेगा, इक्वल। तो इसको भी कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करेंगे। देखो सिंपल सा प्रूफ है कॉन्ग्रुएंसी से भी। तो दो ट्रायंगल वापिस से देखो, ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी, ये दो ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहली कंडीशन दिखी रही है, एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी, वो तो गिवन है, ठीक है। और दो कंडीशन तो वापिस से भी ऊपर से कैरी फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो मैं लिख देता हूं ओ ए इज इक्वल टू ओसी इज इक्वल टू रेडियस आर। सिमिलरली ओबी इज इक्वल टू ओडी, ये भी रेडियस आर है, चारों रेडियस इक्वल है। तो मैंने ओ ए को ओसी के बराबर बोल दिया और ओबी को ओडी के बराबर। अब देखो साइड एंगल साइड, देयरफॉर हमारा ये भी हो गया प्रूफ कि ट्रायंगल एओबी, तो देखो यहाँ पे एओबी, तो ओ और इसका भी तो यहाँ पे ओ ही होना चाहिए, ट्रायंगल के बीच में ओ। अब ओ ए है तो ओ ए है, तो यहाँ पे ओ सी आना चाहिए, तो ओ सी, एंड ओ बी है तो यहाँ पे ओ डी आना चाहिए। हेंस दोनों ट्रायंगल प्रूफ हो गए बाय कॉन्ग्रुएंसी, कौन सा, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी
रूल। तो जो भी यहाँ पे लिख देना अच्छे से। अब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, देयरफॉर अब इसके बाद सीपीसीटी हम लोग बोल सकते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से साइड्स कि ओ ए ओसी के तो बराबर हो गया, ओबी ओडी के बराबर हो गया। इसका मतलब ए बी, इसका फर्स्ट और लास्ट लो, इसका भी फर्स्ट और लास्ट लो, ए बी इज इक्वल टू सी डी बाय सीपीसीटी। तो बाय सीपीसीटी हमने बोल दिया कि इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या है, इक्वल। हेंस हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स इस तरह के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब अगर दो एंगल्स इक्वल है, अगर कॉर्ड्स सेंटर पे एंगल जो सबटेंड कर रहा है वो अगर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, इसका मतलब ये कन्वे हो गया कि इसका मतलब दोनों कॉर्ड्स की जो लेंथ है वो भी क्या रहेंगी, इक्वल। हेंस ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ये दो थियरम्स है, इंपॉर्टेंट थियरम है। पहला वाला अगर समझोगे तो दूसरा वाला कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो दोनों के प्रूफ्स को समझो अच्छे से, कैसे प्रूफ किया है। एंड इनफैक्ट तो मैं तो मीन बोलता हूँ कि इन थियरम्स को अच्छे से याद रखो। एग्जाम्पल में अप्लाई करना सीखते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 1, ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले देखो, हमेशा ज्योमेट्री में याद रखो डायग्राम बनाना है। तो ए बी एक मान लो ऐसा कुछ कॉर्ड है ए बी, ठीक है, एक सर्कल का जिसका सेंटर है ओ, ठीक है, एंड रेडियस 2 सेंटीमीटर का है। तो ओ ए ओ बी, ये जो लेंथ है यहां पे लिख देता हूं गिवन, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये भी 2 का है और ये भी 2 का है, ठीक है। एंड फर्दर एक और चीज क्या दी है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखो ये वाला जो एंगल है वो दिया है 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो टू फाइंड ए बी, ठीक है। तो हमें ए बी जो है उसका लेंथ निकालना है। तो सोचो कैसे निकालेंगे। तो अब देखो ट्राइंगल ए ओ बी, ये अगर ट्राइंगल को देखोगे तो ट्राइंगल ए ओ बी में दो साइड्स इक्वल है। इसका मतलब ट्राइंगल ए ओ बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और याद करो, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर है कोई ट्राइंगल, तो इसका मतलब हमें एक प्रॉपर्टी याद है कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, यानी इंप्लाइज एंगल ओ ए बी, यानी ये जो एंगल रहेगा एंड ये जो एंगल रहेगा वो दोनों क्या रहने वाले हैं, इक्वल। क्यों इक्वल रहने वाले हैं, क्योंकि जब आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तो एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ये मैंने प्रॉपर्टी बताई भी थी पहले और यूज भी किया बहुत बार। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल, तो इसका मतलब चलो दोनों को एंगल्स को मान लेते हैं, चलो x, ठीक है। तो क्या बनेगा आप देखो, तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 120 डिग्री। अब जो भी चीजें दी है वो सब यूज करो। ये तो x है, ठीक है। अब एंगल ओ बी है, ये भी x है, मैंने इसको x माना है। और एंगल ए ओ बी तो 60 डिग्री है, 180 डिग्री हो गया। तो देखो ये बन जाएगा 2x, 60 को उस साइड भेजो तो 180 माइनस 60 हो जाएगा 120। एंड जब 2 से डिवाइड करोगे 120 को तो 120/2 हो जाएगा 60। तो इसका मतलब ये भी एंगल 60, ये भी एंगल 60। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल एओबी ये एक्चुअल में आइसोसेलेस नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, क्यों इक्विलैटरल ट्राइंगल बोला, बिकॉज ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री। हेंस अगर तीनों मतलब अगर तीनों एंगल्स इक्वल है तो ये ट्राइंगल इक्विलैटरल बन गया। देयरफॉर साइड्स भी तीनों क्या होनी चाहिए, अगर इक्विलैटरल है तो साइड्स भी तीनों इक्वल, यानी ए बी का भी लेंथ क्या रहेगा, ओ ए एंड ओ बी के बराबर, विच इज 2 सेंटीमीटर। हेंस यहाँ पे जो ए बी का लेंथ है वो भी क्या रहेगा, 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से समझना है इसको, अच्छे से समझो। यहाँ पे जो भी मैंने खेल खेला है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में सॉल्व किया है समझो। एक और लास्ट क्वेश्चन को करते हैं, एग्जांपल है एक लास्ट का, वो भी देख लेते हैं। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, डायग्राम बना सबसे पहले। यहाँ पे एक पॉइंट मान लो ए, यहाँ पे एक पॉइंट मान लो बी और यहाँ पे एक पॉइंट मान लो सी। ये 3 पॉइंट्स है सर्कल पे और यहाँ पे एक सेंटर मान लो ओ, ठीक है। तीनों को ज्वाइन कर लेता हूं, ए बी, बी सी एंड ए सी, ऐसे 3 मैंने पॉइंट ज्वाइन कर लिए और ये मेरा सेंटर है ओ, ठीक है। सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। तो यहाँ पे देखो गिवन में है ऑलरेडी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ठीक है। ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, तीनों में इक्वल। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, लिख दिया है। देन फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ द कॉर्ड्स ए बी, बी सी एंड सी ए। ये तीनों जो कॉर्ड्स सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो तीनों का एंगल्स निकालो। तो मैंने ओ ए को ज्वाइन कर लिया, ओबी को ज्वाइन कर लिया, ओसी को ज्वाइन कर लिया। तो हमें टू फाइंड एंगल एओबी, एंगल बीओसी एंड एंगल सीओडी, यानी ये जो 3 एंगल्स है ये मुझे 3 एंगल्स निकालने हैं। तो देखो सबसे पहले कैसे निकालेंगे, हमें पता है
equal chords by using theorem 1, equal chords subtend equal angles at the center, तो अगर इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो हम लोग बोल सकते हैं यहां से क्या बोलेंगे, एंगल एओबी जो रहेगा, ये जो एंगल है, ये भी जो एंगल है एंड ये जो एंगल है, तीनों एंगल क्या रहने वाले हैं, इक्वल। ये हमने कैसे बोला, यूजिंग द प्रॉपर्टी सीओडी, नहीं यहाँ पे सीओए है, उसको लिख देना अच्छे से, ठीक है। तो ये तीनों एंगल्स इक्वल, चलो इन तीनों एंगल्स को मान लो कि तीनों एंगल्स इक्वल टू एक्स है, ठीक है। अब ये देखो, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल बन रहा है। देखो सर्कल मतलब एक पूरा एंगल अगर सबको ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। बट एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी प्लस एंगल सीओए इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि पूरा एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म कर रहा है, और कंप्लीट सर्कल मतलब पूरा एक सर्कल जब फॉर्म करेगा सर्कुलर एंगल, वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। अगर एक लाइन पे अगर दो एंगल्स होते तो उनका सम 180 होता है, लेकिन पूरा एक सर्कुलर फॉर्म में जा रहा है कि ये पूरा एक सर्कल में कवर कर रहा है, तो उसका कितना रहेगा, पूरा कंप्लीट एंगल विच इज 360 डिग्री। अब ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो कितना हो गया देखो, 3x इक्वल टू 360 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू 360 बाई 3, दैट इज x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 120 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पे जो therefore the angle subtended by the three chords of the circle at the center O will all be equal to 120 डिग्री, यानी ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री। तो इस तरीके से ऐसे एग्जांपल्स भी तुम्हें करना आना चाहिए। लिख लो ये पूरा अच्छे से नोटबुक में। होमवर्क के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस असाइन किए हैं। अगर तुम्हारा एनसीईआरटी का काम हो चुका है तो अच्छी बात है, अगर तुम्हारा एनसीईआरटी का काम नहीं हुआ है, एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चंस तुम्हें करने चाहिए इस पर्टिकुलर फर्स्ट एक्सरसाइज में कर सकते हो। अगर तुम्हारा हो गया है तो उसके लिए मैंने और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटैच किए हैं स्टडी मटेरियल सेक्शन में। सर्कल्स का सबसे पहला 10.1 एक्सरसाइज एक मैं अटैच किया है, वो एक बार जाके देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर उसमें भी कोई डाउट आता है तो पूछो, मैं तुम लोग को व्हाट्सएप पे कन्वे मैसेज कर दूंगा जो भी है, या फिर तुम्हें नेक्स्ट क्लास में मैं डाउट भी क्लियर करा सकता हूं उसमें। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।